भौतिक भूगोल का दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो स्थल मंडल लिथोस्फीयर है। इसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ विद्यार्थी भूआकृतिक स्वरूप या भूआकृति विज्ञान और स्थल मंडल है यानी लिथोस्फीयर को एक ही मान लेते हैं, यानी जियोमॉर्फोलॉजी और जो लिथोस्फीयर है इसको एक मान लेते हैं। थोड़ा सा अंतर है, हालांकि जो स्थल मंडल है वो जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक कह सकते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी जब ठंडी होती है, ठोस अवस्था में बदलती है, तब जो पृथ्वी का बाह्य भाग है ठोस भूपरपट्टी में बदलता है, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। उसी क्रस्ट को ही स्थल मंडल कहते हैं। वो उस ठोस भूभाग में पर्वत, पठार, मैदान, चट्टानें आदि को शामिल किया गया है। ये सब स्थल मंडल के बिंदु आते हैं। अब जो स्थल मंडल की परिभाषा अपन देखें, ये तो सामान्य रूप से कि किस प्रकार से स्थल मंडल को शामिल किया गया है कि जब पृथ्वी ठंडी होती है, ठोस अवस्था में बदलती है, भूपरपट्टी का निर्माण होता है, उसी भूपरपट्टी को ही स्थल मंडल कहा गया है। साइंटिफिक डेफिनेशंस अपन देखें तो परिभाषा इसको देखें, भूगोल एवं भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित पर्वत को स्थल मंडल कहते हैं। वैज्ञानिक रूप में अपन ने एक परिभाषा दी है कि भूगोल और भूविज्ञान पथरीले ग्रह, पार्थिव ग्रह, जो पीछे के वीडियो में अपन ने सोलर सिस्टम के बारे में लिखा था, जिसमें इंटरनल जो प्लेनेट थे और आउटर प्लेनेट थे, आंतरिक ग्रह, उन्हीं आंतरिक ग्रहों की संख्या 4 है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। वो सभी ठोस अवस्था में पृथ्वी के समान है, वो पथरीले ग्रह हैं। तो पथरीले ग्रह या कोई भी प्राकृतिक उपग्रह है, यानी उसका सबसे बाहरी भाग जो पथरीला या चट्टानी अवस्था में होना चाहिए, उसी को स्थल मंडल कहा जाता है। द रिज्ड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मतलब मेंटल है, अपर मेंटल से जस्ट ऊपर वाला जो भाग आता है मोह सीमा आती है, यानी जो अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोह सीमा है। तो इस मोह सीमा के ऊपर का जो भाग आता है वो क्रस्ट है, उसी को स्थल मंडल के नाम से जाना आता है। वो ठोस भूभाग है जिसको प्लेट भी कहा जाता है। तो ये जो डेफिनेशन स्थल मंडल से संबंधित होगी। अब स्थल मंडल की डेफिनेशन के बाद आगे अपन शुरू करते हैं। लिथोस्फीयर, पृथ्वी यानी क्रस्ट, पृथ्वी का ऊपरी भूभाग है, या जिसको क्रस्ट अपन लिख रहे हैं, स्थल मंडल जिसको अपन लिख रहे हैं, यानी पृथ्वी का निर्माण, हमारी जो पृथ्वी है इसका निर्माण विभिन्न तत्वों से हुआ है। विभिन्न तत्वों में लिखें कि जो क्रस्ट के बाह्य भाग है या बाहरी परत पर अपन लिखें। एक बार इसको वापस शुरू करते हैं। नहीं यानी पृथ्वी का निर्माण विभिन्न तत्वों से हुआ है। पर्टिकुलर कोई एक तत्व नहीं है, विभिन्न तत्व हैं। पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, बाह्य भाग लिख सकते हैं, या अपन ये लिखें कि जो बाह्य परत है, इस बाह्य परत का निर्माण ठोस पदार्थों से हुआ है, यानी जो ठोस तत्व हैं उनसे हुआ। और इसका जो आंतरिक भाग है या आंतरिक जो परत है पृथ्वी की, उसका निर्माण गर्म एवं तरल पदार्थों से हुआ है। अब इसमें अपने को स्थल मंडल, जिसमें अपन पहले परिभाषा में स्पष्ट कर चुके हैं कि भूपरपट्टी के बारे में ही पढ़ना, वही स्थल मंडल में आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, आउटर पार्ट है उसके बारे में, जिसको भूपरपट्टी यानी क्रस्ट अपन लिखते हैं। कि पृथ्वी की भूपरपट्टी के निर्माण में 98% योगदान
8 तत्वों का है कि जो पृथ्वी की भूपरपट्टी का निर्माण हुआ उसमें 98% योगदान कितने तत्वों का माना गया है? 8 ही तत्वों का माना गया। और ये 8 तत्व अलग अलग रूप में नहीं पाए जाते हैं, एक दूसरे में यानी समाहित होते हैं, आपस में मिले हुए पाए जाते हैं, इनमें सामंजस्य होता है। ये 8 तत्व कौन कौन से हैं इनके बारे में जिससे हमारी भूपरपट्टी का निर्माण हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया आता है कि भूपरपट्टी यानी पृथ्वी का जो क्रस्ट है इसमें सर्वाधिक मात्रा कौन से तत्व की पाई जाती है। यहाँ पर अपन 2 चीजें पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी की भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले, और यहीं एक और अपन पढ़ लेंगे आंतरिक भाग में भी कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व की मात्रा आंतरिक भाग में सर्वाधिक है और बाह्य भाग में सर्वाधिक है किसकी। पृथ्वी की भूपरपट्टी के प्रमुख तत्व है। पृथ्वी की संपूर्ण भूपरपट्टी का लगभग 98% भाग 8 प्रमुख तत्वों से निर्मित है। और इन 8 तत्वों के बारे में पूछ लिया था। ध्यान रखिए, भूपरपट्टी यानी क्रस्ट, ये यहाँ पर 2 सारणियाँ पढ़ने, 2 टेबल बना रखी है। आंतरिक भाग ये इंटरनल पार्ट हो गया। यहाँ अपने को भूपरपट्टी जो लिथोस्फीयर है इसके बारे में, यानी भूपरपट्टी के 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, क्रम ध्यान रखना है। कई बार इनका आरोही क्रम अवरोही सिंपल प्रश्न पूछा आता है, तब तो पूछ लिया आता है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन, लोहा, कैल्शियम और सिलिकॉन। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? ऑक्सीजन। कहां पर है? भूपरपट्टी। जबकि उधर देखिए आंतरिक भाग में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अब क्रम यानी इनका जैसे भूपरपट्टी में पाए जाने वाले 4 तत्व दे दिए आते हैं, उनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम दे दिया था। जो अपन ने टेबल बना रखी है उसका यानी जो अवरोही क्रम में दे रखा है, सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 46.60 है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आती है 27.72% है। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम 8.13%। चौथे नंबर पर लोहा है यानी वो 5% है। 5वें नंबर पर कैल्शियम जो 3.63%। 6 नंबर पे सोडियम जो 2.83% और 7वें नंबर पर पोटेशियम 2.59% और 8 नंबर पर मैग्नीशियम जो 2.09% है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने यानी अधिक से कम की ओर अपन ने देखा है। तो कई बार जैसे आरएस मुख्य परीक्षा में 2 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है, यानी उसमें जो पर्वत पठार मैदान भूपरपट्टी वगैरह है, यानी उसमें पूछ लिया आता है कि पृथ्वी की भूपरपट्टी में पाए जाने वाले किन्हीं 8 तत्वों के नाम लिखिए। तो ये 8 तत्वों के नाम लिखने, ये मुख्य रूप से 98% मात्रा इन्हीं 8 तत्वों की है। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग के भी प्रमुख तत्व दे रखे। यहाँ गड़बड़ अपन ये करते हैं कि जैसे ये भूपरपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, जबकि आंतरिक भाग में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आंतरिक भाग में नंबर 1 पर लोहा है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, जबकि इधर अपन देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन नंबर 1 पर आ रही है और इधर सिलिकॉन 3 नंबर पे आ रही है, जबकि इधर अपन देख रहे हैं सिलिकॉन 2 नंबर पे आ रही है। फिर चौथे नंबर पे आंतरिक भाग में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैग्नीशियम। 5 नंबर पे निकिल, 6, 7 जो अब 5 नंबर पे निकिल है 2% है। सल्फर ये भी लगभग कितना हो गया? दोनों की मात्रा लगभग समान है। और 7 नंबर पे कैल्शियम और एल्यूमिनियम है वो 1% है। अन्य तत्व हैं वो जो शेष बचा हुआ 1% भाग है उसमें अन्य तत्व आते हैं। तो ये भूपरपट्टी का, अभी अपने को भूपरपट्टी के बारे में लिथोस्फीयर है यानी इसके बारे में पढ़ना है, तो ये प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, रीट के लिए भी बनता है और आरएस मुख्य परीक्षा के लिए भी इसमें से प्रश्न बनता है। और कई बार सामान्य छोटे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लिया आता है। ये तो बहुत ही एग्जामों में पूछा आता है कि आंतरिक भाग में और भूपरपट्टी में कौन से तत्वों की अधिकता पाई जाती है। देखिए कि अपने स्थलमंडल के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, और जो लिथोस्फीयर है भूआकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का विषय है। और जियोमॉर्फोलॉजी देखो भूआकृति विज्ञान, भू आकृति, जियो मॉर्फो और लॉजी शब्द है। लॉजी का मतलब भी विज्ञान है, और मॉर्फो जो मॉर्फो शब्द दे रखा है इसका मतलब हो गया आकार, और जो जियो शब्द दे रखा है इसका मतलब है पृथ्वी। कि पृथ्वी के
पृथ्वी का आकार यानी भूपरपट्टी का जो आकार है उसी के बने, अर्थात जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जो स्थल रूप हैं, लैंड फॉर्म्स जिसको अपन कहते हैं, स्थल रूपों का वैज्ञानिक अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो स्थल रूप हैं, उन स्थल रूपों का जो क्रस्ट पर पाए जाते हैं उन स्थल रूपों का अध्ययन करना। तो ये स्थल रूप कई प्रकार के होते हैं, बड़े आकार के भी होते हैं, मध्यम आकार के भी होते हैं और छोटे आकार के भी होते हैं। बड़े आकार में महाद्वीप और महासागर, महासागरीय बेसिन, और मध्यम आकार है जो मिजोसाइज अपन लिख सकते हैं। मध्यम आकार के जो लैंड फॉर्म्स आते हैं, जो स्थल रूप आते हैं, उन स्थल रूपों में नदी गांठियाँ, रिवर वैली है उनको, और रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटियाँ हैं उनको मध्यम स्थल रूपों में शामिल किया गया है। और जो छोटे स्थल रूप है उनमें सैंड ड्यून्स यानी जो बालू का स्तूप आते हैं यानी उनको उसमें शामिल किया गया है। ये सब स्थल रूप हैं, तो छोटे, मध्यम और बड़े आकार के हैं ये सारे। तो ये स्थल रूप में इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। हाँ विद्यार्थियों, देखो भूपटल पर दिखाई देने वाले विभिन्न भूदृश्य जैसे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, डेल्टा आदि के निर्माण प्रक्रिया है यानी उसमें भिन्नता पाई जाती यानी समानता नहीं पाई जाती। भूपटल पर पाए जाने वाले इन स्थल रूपों को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 सिग्निफिकेंट रिलीफ जिनको अपन कह सकते हैं कि 3 भागों में, 3 महत्वपूर्ण भागों में यानी स्थापित कर सकते हैं अपन स्थल रूपों को कि कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भागों। कई बार पूछ लिया था कि पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर या डेल्टा है, घाटियाँ हैं, कि कौन सी श्रेणी के उच्चावच है। इन्हीं स्थल रूपों को उच्चावच कहते हैं, रिलीफ कहा जाता है। उच्चावच मतलब जिनका निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। ये समुद्र तल से ऊपर भी होते हैं और समुद्र तल से नीचे, मेन सी लेवल है, वहाँ से इन उच्चावचों का निर्धारण किया गया है। तो भूपटल के सभी ये उच्चावच हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। अब वो 3 उच्चावच कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन लिखते हैं। जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया आता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं, तो महाद्वीप और जो महासागर हैं यानी फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ जिनको कहा जा सकता है। तो पहले किसका निर्माण हुआ, किस प्रकार से हुआ, यहाँ थोड़ा सा वेगनर का जो सिद्धांत है उसके बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे मिलता जुलता एक सिद्धांत अपन प्रस्तुत करेंगे और उसी यानी क्रम से ये उच्चावच हैं वो दीर्घकालिक घटना है, अल्पकालिक घटना नहीं। एक दिन में इनका निर्माण नहीं हुआ है, वर्षों लग गए थे इनमें, तब जाकर के यानी हमारी पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है जिस पर अपन निवास कर रहे हैं वो बन करके तैयार होता है। अब 3 सिग्निफिकेंट रिलीफ है यानी इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग महाविस्फोट हुआ था, जो पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। उसके कुछ समय बाद में अपन ने लिखा कि आकाश गंगाएं हैं, जैसा पढ़ा कि आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। और उसके बाद यानी जो लगभग 4 से 5 अरब के बीच में हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी उसका निर्माण होता है। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, लेकिन वर्तमान स्वरूप नहीं था उस समय। ये बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में थी, विद्वानों के अनुसार ये तप्त थी, तरल थी या गैसीय अवस्था में थी। फिर ठंडी होती है, भूपरपट्टी का निर्माण, भूपरपट्टी के साथ में स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो वेगनर के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले जैसे हमारी पृथ्वी ठोस अवस्था में तब्दील होती है तो एक महाद्वीप का निर्माण होता है और उसी महाद्वीप का नाम दिया जाता है पेंजिया। कौन सा महाद्वीप हो गया? पेंजिया। पेंजिया का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी कि पेंजिया जो महाद्वीप, आज 7 महाद्वीप नहीं थे, एक ही महाद्वीप था और उस महाद्वीप का
नाम क्या दिया गया? पेंजिया। और पेंजिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संपूर्ण पृथ्वी। पेंजिया चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरा हुआ था और इस विशाल जो जलराशि है इसका तो महासागर हो गया और उस महासागर का नाम दिया गया पेंथालासा। हाँ विद्यार्थियों, क्या नाम दिया गया? पेंथालासा। पेंथालासा महासागर हो गया। और पेंथालासा का शाब्दिक अर्थ होता है जल ही जल। मतलब हमारी पृथ्वी चारों ओर जल से घिरी हुई थी, उस महासागर का नाम दिया गया पेंथालासा, यानी जिसका मतलब हो गया जल ही जल। तो एक महाद्वीप था और एक क्या हो गया? महासागर। ये एक महाद्वीप और एक महासागर है, इन जिसका मतलब ये कह सकते हैं अपन प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ जिनको कहा जाता है, तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। तो महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। एक महाद्वीप और एक ही महासागर था। महाद्वीप का क्या नाम था? पेंजिया। महासागर का क्या नाम था? पेंथालासा। इन्हीं को अपन लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, यानी कॉन्टिनेंट और ओशियन। यह फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। अब ये प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच बनने के बाद लंबी अवधि के बाद में फिर भूगर्भिक हलचल होती है और उस भूगर्भिक हलचल के कारण जो पेंजिया महाद्वीप था, कि जो पेंजिया महाद्वीप है, इस पेंजिया महाद्वीप का ब्रेकअप होता है। ये दो भागों में विभाजित होता है। मध्यवर्ती भाग में एक भूसनती का निर्माण होता है और उस भूसनती ने पेंजिया को दो भागों में विभाजित कर दिया और उस भूसनती का नाम दिया गया टेथीज सागर। टेथीज सागर नाम दे दिया गया। इस टेथीज सागर में जल बढ़ने के कारण इसने एक समुद्र का रूप, यानी टेथीज सागर क्या एक भूसनती थी, जियोसिंक्लाइन अपन जिसको कह सकते हैं, एक भूसनती थी, लेकिन इसमें जल बढ़ने के कारण इसको टेथीज सागर नाम दिया गया। टेथीज सागर ने पेंजिया को कितने भागों में विभाजित कर दिया? दो भागों में। इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड, हालांकि पूरा भाग आता है इसको लोरेशिया कहा जाता है, और जो दक्षिणी भाग है इसका नाम विद्यार्थियों गोंडवाना लैंड दिया गया। ये उत्तरी भाग है इसको अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिणी भाग है इसको गोंडवाना। दो भागों में विभाजित हो गया पेंजिया। भूगर्भिक हलचल होने की वजह से ये सारी घटनाएं घटित होती है। समय गुजरने के साथ में इस टेथीज सागर में जल के साथ साथ में कीचड़ है, सेडिमेंट है, उसका जमा होता है और यही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं। गति करने की वजह से टेथीज सागर पर दबाव पड़ता है, संपीड़नात्मक बल की उत्पत्ति होती है और उसी संपीड़नात्मक बल के कारण जो तलछट थी वो पूरी की पूरी धरातल पर आती है और धरातल पर आने के कारण उसी संपीड़नात्मक बल से पर्वतों का निर्माण होता है। इसका मतलब इंटरनल फोर्स है, अंतर्जात बल के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ और बहिर्जात बल से इन पर्वतों का अपर्दन अपक्षय की प्रक्रिया जो शुरू होती है। पर्वत जब घिस गए तो यानी इनकी ऊंचाई कम हो गई पर्वतों की तुलना, तो दूसरा जो भाग है यानी वो क्या बनता है? पठार बन जाता है। मतलब पर्वत हो गए और पर्वत के बाद में देखा जाए तो क्या बनते हैं? पठार। और फिर अपर्दन के कारण जो अपर्दित मलबा था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाहित होने से उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ, यानी जो उपजाऊ मैदान हैं ये बनते हैं। तो ये तीन श्रेणी के जो तीन श्रेणी के उच्चावच अपन लिख रहे हैं उन्हीं क्रम में अपन लिखेंगे कि प्रथम श्रेणी महाद्वीप और महासागर के बाद में किसका? पर्वत, पठार और मैदान।
ये तृतीय श्रेणी के उच्चाउच हो गए। इन मैदानों से आगे अपन देखें जो अथाह महासागर भी आते हैं, लेकिन उनको उच्चाउच वो तो पहले महासागरों में अपन शामिल कर चुके हैं। पर्वत, पठार और मैदान कौन सी श्रेणी के उच्चाउच है? तो ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ, जिनको अपन कह सकते हैं सेकंड सिग्निफिकेंट रिलीफ, इनको कहा जा सकता है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच अपन लिखेंगे पर्वत, पठार और मैदान। ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, पर्वत, पठार और मैदान, ये दूसरी श्रेणी के उच्चावच हो गए। और यानी इनको अपन ये लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर रिलीफ लिख सकते हैं। उसमें माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन, ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ हो गए द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। प्रश्न पूछ लिया आता है कि पर्वत कौन सी श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के, द्वितीय के, तृतीय के। तो ध्यान रखना है कि कौन सी श्रेणी के आते हैं, यानी प्रथम श्रेणी के या द्वितीय श्रेणी के। तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। अब इसके बाद में शांत काल आता है। लंबी अवधि के बाद में जो हिमयुग आते हैं, पर्वतों पर बर्फ जम जाती है और बर्फ के पिघलने से नदियां प्रवाहित होती है। ये नदियां पर्वतों से निकलती है, पठारों पर और मैदानों में प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर के गिरती है। तो ये भी कई स्थल रूपों का निर्माण करती है। जब यही नदियां पर्वतों से गिरती है, जब पर्वतों से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है, वाटरफॉल जिसको अपन कह सकते हैं, यानी जलप्रपात का निर्माण कर। और पर्वत या पठार है, यानी यहाँ से जलप्रपात यानी इनका निर्माण करती है। और जब ये मैदानों में बहती है तो सर्पिलाकार मार्ग। लेकिन जब यानी इन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक बरसात हो रही है तब इस नदी का वेग तीव्र होता है, और जैसे नदी का वेग तीव्र होगा तो नदी अपना मार्ग बदल लेगी। और जैसे नदी अपना मार्ग बदलती है, पूर्ववर्ती मार्ग को छोड़ देती है, छोड़े हुए भाग में घाटी का निर्माण होता है और समुद्र तक जल पहुंचते पहुंचते नदी का वेग कम हो जाता है। जहां छठी शक्ति का, गिलबर्ट की छठी शक्ति का नियम भी लागू हो जाएगा। बाहर ढोने की क्षमता भी कम होती है और वेग भी कम होता है। अतः बाहर ढोने की क्षमता कम होगी तो मुहाने पर तलछट का जमाव कर देती है, जिसको डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा हो जाएगा। तो यानी जो तीसरी श्रेणी के उच्चावच, यानी थर्ड सिग्निफिकेंट रिलीफ जिनको अपन कहें कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से आते हैं, तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में अगर देखा जाए कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच, जैसा कि अब आप जान चुके हो कि तीसरी श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं, तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आता है जलप्रपात, घाटियां और डेल्टा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं थर्ड सिग्निफिकेंट रिलीफ लिख सकते हैं। थर्ड ऑर्डर रिलीफ जिसको लिखा आता है, जिसमें वाटरफॉल, वैलीज और डेल्टाज, ये तीन श्रेणी के उच्चावच हो गए। तो अब आपको ध्यान रखना है, महाद्वीप महासागर कौन सी श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। पर्वत, पठार, मैदान द्वितीय श्रेणी के। जलप्रपात, घाटियां और डेल्टा तृतीय श्रेणी के। ये तीन श्रेणी के उच्चावच हो गए। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया आपने लिखी। इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, आरएस मेंस में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, यानी जो 15 शब्द में पूछ सकते हैं और 50 शब्द में आप पूछ सकते हो कि उच्चावचों का वर्गीकरण कीजिए। तो ये अपन उच्चावचों का वर्गीकरण किया, 3 भागों में इनको अपन ने विभाजित किया। इनका जो आकलन है वो समुद्र तल से किया गया है। अब उच्चा स्थल रूपों के निर्माणकारी कारक कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे इन स्थल रूपों का निर्माण होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। स्थल रूपों के निर्माणकारी कारक है, तो स्थल रूपों के निर्माणकारी कारक 2 हैं। एक अंतर्जात बल इंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्स। ये 2 प्रकार के बल हो गए। मतलब जो अंतर्जात बल है
यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यानी इसमें जो अंतर्जाल बल है इसकी उत्पत्ति के कारण धरातल पर असमतल धरातल का निर्माण होता है, और जो बहिर्जात बल है वो असमतल धरातल को समतल करने का कार्य करता, उसको बहिर्जात बल कहा जाता है। अब जो अंतर्जात बल, उसमें को दो भागों में विभाजित किया गया है अंतर्जात बल को। ये अंतर्जात बल को दो भागों में, एक आकस्मिक संचलन और दूसरा है पटल विरूपण, सडन मूवमेंट जिसको लिखा जाता है। आकस्मिक संचलन अचानक घटित होने वाली घटना, भूकंप और ज्वाला कि अर्थक्वेक और जो वल्केनो है, इन दोनों ही ये सडन मूवमेंट है, अचानक घटित होने वाली घटना है। इनके कारण धरातल पर विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब उन स्थल रूपों में अपन जैसे वल्केनो है उसके द्वारा सिंडर शंकु है, राख जिसको राख शंकु भी कहा जाता है, अम्ल लावा गुम्बद है, पैटिक लावा गुम्बद होता है, कार्लडेरा आता है, यानी जैसे भ्रंश घाटी है, किसी झील का निर्माण है, ये कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वो आकस्मिक संचलन है, यानी उसमें शामिल किया। पटल विरूपण, ये अचानक घटित और तीव्र गति से, पटल विरूपण धरातल पर धीमी गति से संचलन होता है, यानी जो उभार आता है उसको पटल विरूपण कहा जाता है। और इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल, इसमें एक आता है उत्थान और एक है अवतलन। ये उत्थान और जो अवतलन है, इसके ये शब्द इनसे तो स्पष्ट हो रहा है, उत्थान का मतलब ऊपर उठना, अवतलन का मतलब नीचे धंसना, लेकिन ये शब्द आएंगे एग्जाम में, या निर्गमन और निमंजन। निर्गमन का मतलब हो गया ऊपर उठना, वो भी कौन सा है, यानी इंटरनल फोर्स के द्वारा ही होगा, यानी किसी जो आंतरिक फोर्स है इसकी वजह से धरातल का क्या होना, ऊपरी उठना। निमंजन यानी उसका ही यानी नीचे धंसना है। पर्वत निर्माणकारी बल, इसमें दो है, संपीडनात्मक बल, वलन और भ्रंशन। जो फॉल्ट है यानी उसके बारे में, अब ये पर्वत निर्माणकारी बल हो गए। ये अंतर्जात बल है, इन सब से असमतल धरातल का निर्माण। और जैसे ही ऐसा जो अंतर्जात बल उत्पन्न होता है उसके साथ में बहिर्जात बल भी शुरू हो जाता है, यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स है, ये भी शुरू होता है। इसमें तीन भागों में अपन अपक्षय, अपर्दन और सामूहिक स्थानांतरण। अब जैसे अपक्षय है, ये तीन प्रकार से होता है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, तीसरा रासायनिक अपक्षय और यह तीसरा जैविक अपक्षय हो गया। अब भौतिक या यांत्रिक अपक्षय है, ये देखें अपन किस प्रकार से, जैसे कोई भी पर्वत है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, गर्म होकर के वो फैलता है, ठंडा होकर के वो सिकुड़ता है, फिर गर्म होकर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, उसको भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। और एक टाइम आता है कि वो टूट जाता है। रासायनिक अपक्षय है, जैसे पर्वत बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अचानक उस पर बरसात की छींटें पड़ना जिससे उसमें चटकने आ जाती है, वो रासायनिक अपक्षय है। या फिर लोहे का ऑक्सीकरण के अंतर्गत बदलना, यानी रासायनिक अपक्षय। जैविक अपक्षय, पर्वत फटार हैं, यानी उनमें क्या कि चूहे बिल्ली वगैरह है, सर्प है, इनके द्वारा उसको कुदर दिया आता है, खोखला कर दिया आता है, उससे भी पर्वत वगैरह टूट जाते हैं, वो जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। और जो अपक्षय वेदरिंग जिसको अपन लिख रहे थे, और अपर्दन यानी जो इरोजन आता है, यानी इरोजन अपर्दन कटाव जिसको कहा जाता है, वो पवन के द्वारा भी होता है, नदी के द्वारा भी होता है, हिमानी के द्वारा भी होता है, भूमिगत जल के द्वारा भी होता है। सामूहिक स्थानांतरण, सामूहिक स्थानांतरण का मतलब क्या है कि वृद्ध मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में एक स्थान पर मलबा पड़ा है, वही मलबा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी ढाल के सहारे नीचे आता है, उसको सामूहिक स्थानांतरण कहते हैं। ये सामूहिक स्थानांतरण वृद्ध मात्रा में भी हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी हो सकता है, यानी कम मात्रा में भी हो सकता है, और बहुत कम मात्रा में भी हो सकता है। जिससे जैसे भूस्खलन होता है, लैंड स्लाइडिंग है, ये अपन रॉक स्लाइडिंग है, और ये रॉक फॉल होता है, ये सब किसके रूप आते हैं, सामूहिक स्थानांतरण। बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अपन बना सकते हैं इसमें, और पहले रीट के एग्जाम में इसमें से प्रश्न भी आ चुका है एसएसटी सेकंड लेवल में। तो यह जैसे प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से अंतर्जात बल है, ये भूकंप ज्वालामुखी लिखा होगा, आसानी से अपने को पता चल जाएगा। तो देखो प्रश्न कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से अंतर्जात बल है, ऑप्शन लिखा हुआ आता है,
सामूहिक स्थानांतरण, अपक्षय, अपर्दन और निर्गमन। तो ध्यान रखना कौन सा आएगा, निर्गमन। इसी प्रकार से जैसे प्रश्न आ जाता है कि यह जो बहिर्जात बल है, बहिर्जात बल में महादेश जनक बल, पर्वत निर्माणकारी बल, पटल विरूपण और सामूहिक स्थानांतरण। तो ध्यान रखना बहिर्जात बल में कौन सा आ गया, सामूहिक स्थान। एक यदि आता है कि निम्नलिखित में से महादेश जनक बल कौन सा है, निर्गमन, संपीड़नात्मक बल, वलन भ्रंशन और सामूहिक स्थानांतर। तो महादेश जनक बल कौन सा हो गया, निर्गम। आ गया कि ये प्रश्न के पटल विरूपण है, निम्न में से अंतर्जात बल है, अपक्षय, अपर्दन, सामूहिक स्थानांतरण और पटल विरूपण, ये प्रक्रिया आई हुई है। तो पटल विरूपण है वो कौन सा बल हो गया, अंतर्जात बल। 2 नंबर में आरएस मेंस में पूछा जा सकता है, पटल विरूपण को स्पष्ट कीजिए, या फिर अंतर्जात बल है, कोई अंतर्जात बल के बारे में बताइए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी जो तरंगें उत्पन्न होती है या आंतरिक भाग में जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनके द्वारा जो एनर्जी मुक्त होती है, उससे जिस बल की उत्पत्ति होती है वो अंतर्जात बल होता है। और इससे धरातल पर असमतल या जो पृथ्वी पर असमतल स्थल रूपों का निर्माण होता है। और फिर ये आरेख बना सकते हैं कि अपना अंतर्जात बल कौन कौन से आते हैं, जिसमें आकस्मिक संचलन और कौन सा आता है, पट। तो इन सब के द्वारा पर्वत, पठार, मैदान यानी इनका निर्माण होता है। ये स्थल रूपों के निर्माणकारी बल कह सकते हैं।